जवानी वो जो जाके ना आए, बुढ़ापा वो जो आके ना जाए। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि भावें आखो पीड़ लगे भावें आखो चुक, सच्ची गाला दीन ममदा वारी गई है मुक। अगर आप कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या आप सोचेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आप बूढ़े हो जाएंगे। कि कुछ लोग किताबें लिखने बैठ जाते हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ कहते हैं यार मैं कुछ प्रोग्राम शोग्राम कर लूँ, वो कर लेते हैं, कुछ तस्वीर पकड़ लेते हैं, कुछ लोग बदखोइयाँ करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हसद करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग डरना शुरू कर देते हैं कि यार आगे मौत आने वाली है। थॉट आना नेचुरल होता है। उसके बाद किस थॉट को आप एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, वो आपकी ड्यूटी की सफाई पे डिपेंड करता है कि आप कितने नेगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं, आपके अंदर कितने तसबात पाए जाते हैं, बायसेस पाए जाते हैं। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं ऐसे लगता है जैसे लाइन कट गई। जब वो उस ज़िंदगी से हट के आते हैं तो लोग उनको सलाम करना भूल जाते हैं, लोग उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो ऐसे लगता है वो अपने फ़ोन को यूँ उठाते हैं और बार बार देखते हैं यार फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये कैफियत बिता रही होती है। जैसी आपकी गट है वैसी ही आपकी जहनियत होगी, वैसा आप सोचेंगे, उतनी आप स्ट्रेस लेंगे। इसलिए अपने गट का ख्याल करना बड़ा ही जरूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट में आपका होस्ट अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। और आज मेरे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं। आईजी गिलगित बिल्तिस्तान भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर माशाअल्लाह पुलिस के आला ओहदों पर फायज़ रहे हैं और आज के रिटायर्ड ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्यों ना हम आज ज़िंदा रहने के, क्योंकि कुछ लोग बुढ़ापे के बाद या रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे कहते हैं मुर्दा हो गए हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या तरीके अच्छे होने चाहिए, किस तरीके से जवान रहना होगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जवानी वो जो जाके ना आए, बुढ़ापा वो जो आके ना जाए। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि भावें आखो पीड़ लगे भावें आखो चुक, सच्ची गाला दीन ममदा वारी गई है मुक। और बाद लोग तो ये भी कहते हैं अब्बा जी हम रिटायर हो गए, आराम करो। मीनिंग देयर बाई, क्या रिटायरमेंट के बाद या आफ्टर 60 ईयर्स आपने किस तरीके से अपने आप को फ्रेश रखना है, लाइव रखना है, एक्टिव रखना है और आप जवान नज़र आए, पुरकशिश नज़र आए, इसके लिए दावत दी है हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब सरबत सईद साहब। वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया बासित साहब। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मैं रिटायर्ड लाइफ बिल्कुल ही नहीं गुजार रहा। मैं पहले की निस्बत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं जुडिशल अकेडमी में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे महीने में कम से कम 32 लेक्चर्स देता हूँ। इसके अलावा मैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैं 2 घंटे निकालता हूँ और वो मैं जिम के लिए निकालता हूँ, एक्सरसाइज के लिए 2 घंटे निकालता हूँ। और कुछ भी हो जाए, आंधी हो तूफान हो, मैंने आज तक लोग कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन करनी चाहिए, मैं हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। और वो तो मैंने आपको देखा भी एक्सरसाइज करते हुए। 2-3 दिन मैं करता हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और बाकी वॉक वगैरह हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से लोग मुझे पूछते हैं कि आप 72 के हो चुके हैं तो आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला बूढ़ा होने का। अच्छा सरमद साहब, एक बात बताएं, ये जो मैंने अभी आपसे एक इंट्रो में बातें कही थी, आपने भी बातें सुनी तो होंगी ना। लोग कहते हैं जी बस जी बूढ़े हो गए, अब्बा जी कहते हैं आराम करो आके, या कहते हैं भावें आपको पीड़े लगती है, वारी गई है मुक। कहते हैं 60 साल के बाद वारी मुक जाती है। आप क्या कहते हैं, वारी मुक गई है या 60 के बाद आता है? वाह क्या बात। पहले तो आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और 60 साल के बाद आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं। आपका अपना उठना सोने का टाइम अपना होता है, ना कि किसी का टाइम होता है। तो असल मजा ही 60 के बाद आना शुरू, और अकल भी 60 के बाद आती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। यानी आपको दूसरी शादी का भी ख्याल आता है 60 साल के बाद? नहीं, अभी टाइम नहीं मिला। ख्याल नहीं हुआ। वे खतरनाक काम है ये भी। यही वक्त है 60, उसके बाद तीसरी शादी का 70 और इस तरह है। लेकिन अभी मेरी बेगम भी मेरी तरह ही बिजी होती है माशाल्लाह। हम लोग घर में, हम 3 लोग हैं, हम तीनों शाम को इकट्ठे होते हैं जब अपने अपने दफातर से हम आ जाते हैं। वेरी गुड। इकट्ठे होते हैं। तो बुढ़ापे का ये कि अगर आप अपने आप को बूढ़ा कहने लगेंगे तो आपका दिमाग सुन रहा होता है कि ये साहब कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आप इनको जवानों वाले हार्मोन क्यों दिए जा रहे हैं? डोपामिन बंद करो भाई, ऑक्सीटोसिन बंद करो भाई, एंडोर्फिन बंद करो भाई, इनको बूढ़ों वाले तो हार्मोन
इनके हार्मोन, जो जवानों के हार्मोन है वो कम कर सुना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या आप सोचेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आप बूढ़े हो जाएंगे। और बुढ़ापे का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं होता, माइंड सेट है। माइंड सेट है। और जिस्म तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, असल इम्पोर्टेंस है आपकी रूह की। वो कहते हैं कि वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स गवर्न्ड बाय द माइंड। तो अपने माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, और माइंड को आप कंट्रोल तब करेंगे आपकी अगर ड्योढ़ी साफ होगी। अब ड्योढ़ी का क्या मतलब है? ड्योढ़ी वो लोग जानते होंगे जो पुराने लोग हैं कि घर में एक ड्योढ़ी होती थी, उसमें से लोग एंटर होते थे, मेहमान आना होता तो कहते थे ओ भाई वो टूटी हुई चारपाई हटा दो, टूटी हुई साइकिल ड्योढ़ी से हटा, ड्योढ़ी को साफ कर दो, मेहमान आ रहे हैं। तो यहाँ ड्योढ़ी से मुराद आपके वो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, आपके जो बायसेस हैं, जो नफरत भरी हुई है आपके अंदर, जो नेगेटिविटी भरी हुई है, यहाँ ड्योढ़ी से मुराद वो है कि उसको वहाँ से हटा दें, और जो भी मेहमान आता है उसको आप वेलकम करें। और मेहमान आपका जो अगर ड्योढ़ी साफ नहीं होगी, आपकी परसेप्शंस, आपके बायसेस होंगे, तो अच्छे थॉट्स आएंगे ही नहीं, वो बाहर से ही वापस चले जाएंगे। अच्छा सरवर साहब, कहते हैं कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, यानी क्या बूढ़े आदमी को सिर्फ गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता? नहीं, बूढ़े आदमी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके तो कम गुस्सा आना चाहिए। हाँ। बूढ़े आदमी को, क्योंकि एक तो 60 के बाद मैंने जैसे बताया कि वो जो जवानी वाले हार्मोन्स होते हैं जो आपको हर वक्त तंग करते हैं, वो कम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये कि आपको समझ आ जाती है, चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। वैसे उम्र का ताल्लुक अकल से है नहीं। अच्छा। हाँ, शेख सादी ने कहा था कि तवांगरी बे दिल अस्त ना बे माल। अच्छा, यानी कि हमारा बिल्कुल, ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं माल है। से नहीं है। और बुजुर्गी बे अकल अस्त ना बे साल। वाह वाह, बुजुर्गी खूब। का ताल्लुक अकल से है, उम्र से नहीं है। तो उम्र से बुजुर्गी का है कि बच्चा भी बुजुर्ग हो सकता है, और एक बड़ी उम्र का आदमी भी कम अकल हो सकता अच्छा है। सरवर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं ना कि जब बूढ़ा आदमी होता है, बूढ़ा से मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि बूढ़ा नहीं बड़ी होता, उम्र आप भी बूढ़े नहीं हैं, 60 साल के बाद नॉर्मली जो मैंने देखा है कि अक्सर लोगों का एक डिफरेंट सा माइंडसेट बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग किताबें लिखने बैठ जाते हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ कहते हैं यार मैं कुछ प्रोग्राम शोग्राम कर लूँ, वो कर लेते हैं, कुछ तस्वीर पकड़ लेते हैं, कुछ लोग बदखोइयाँ करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हसद करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग डरना शुरू कर देते हैं कि यार आगे मौत आने वाली है। ये सारी चीज़ें एक आदमी को घेरे में लेती हैं। क्या आप पर कोई इस तरह की कोई फीलिंग होती है कि आप महसूस करते हैं कि ये जो जज्बात होते हैं कि आप पर भी तारी होते हैं, या इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं आप? नहीं, इनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये नेचुरल होते हैं। इनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके इनको किल कर देना चाहिए। अगर आप इसको सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो ये आपके तहत शूर में चले जाएंगे, और वहाँ उसकी जो नेगेटिविटी है उसमें इजाफा करेंगे। तो थॉट आना नेचुरल होता है। उसके बाद उस किस थॉट को आप एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, वो आपकी ड्यूटी की सफाई पे डिपेंड करता है कि आप कितने नेगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं, आपके अंदर कितने तसबात पाए जाते हैं, बायसेस पाए जाते हैं। लेकिन ये भी देखिए ना कि एक और जो चीज़ बड़ी अहम है सरमद साहब, वो ये होती है कि जब इंसान वक्त के साथ साथ एज में आता है तो उसको बीमारियां भी घेर लेती हैं। आप देखें वक्ती तौर लोगों के प्रोस्टेट के इश्यूज़ आ जाते हैं आके, ठीक है, वो हो जाते हैं, किसी को पथरी आनी शुरू हो जाती है, किसी को और कोई डिप्रेशन का एक मर्ज़ होता है वो लाक हो जाता है। तो इन सब से छुटकारा हासिल करने के लिए यार कि जो प्रोस्टेट का इशू तो एक नेचुरल है, लेकिन जो डिप्रेशन है, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था 1 अरब और 25 करोड़ लोगों को दुनिया में ओवरऑल डिप्रेशन का मर्ज़ है, तो उसमें ज़्यादातर तादाद जवानों की है। लेकिन हम जो कि बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो हमारी तरह के रिटायर्ड लोग हैं, हमारी तरह के रिटायर्ड लोगों के लिए पैसा ज़रूरी चीज़ है या सेहत ज़रूरी चीज़ है? नहीं, पैसा, सेहत, ये सब रिस्क का हिस्सा है। रिस्क वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला अता करता है। इसमें सेहत अल्लाह ताला का रिस्क है, पैसा रिस्क है, इज्जत रिस्क है, इल्म रिस्क है, सुकून रिस्क है। अगर इनमें से एक चीज़ भी निकाली जाए तो बाकी जो पैसा रह जाता है वो बेईमानी हो जाता है। अगर आपसे सेहत वापस ले ली जाए तो वो बेईमानी। ये पैसा इकट्ठा करना है ना, ये लोगों को आदत होती है, टिकट इकट्ठा करने की आदत होती है, तो ये आदत होती है, और ये एक बुरी आदत है। हाँ, पैसे को इकट्ठा ज़रूर करें, अपने मुस्तकबिल के लिए रखें, अपने बच्चों पे खर्च करें, लोगों पे खर्च करें। जो पैसा आप लोगों पे खर्च करते हैं या आप खर्च करते हैं, वो एक्चुअली अपने साथ ले जाते हैं मरने के बाद।
वो अमाल की शक्ल में आपके साथ चले जाता है। सरबत साहब, एक और बात बहुत देखने में आई है, जो अक्सर लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, आफ्टर 60 ईयर्स आपके हार्मोन जैसे बताते हैं कि वो जवानी के वो कम होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, तो कुछ लोग गोलियों का सहारा लेते हैं। गोलियाँ नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं जवान रहने के लिए। आप क्या समझते हैं कि क्या गोलियाँ ज़रूरी हैं, या गोलियों के बजाय कोई और तरीक़ाकार है जिसकी वजह जवान आदमी रह सकता है? देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक एक्सरसाइज मुकम्मल एक्सरसाइज नहीं है, वॉक करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 40 के बाद आप मसल लूज करना शुरू हो जाते हैं, सर्कोपेनिया कहते हैं इसको, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप वेट के साथ एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। का कम वेट हो, का आप 2-2 kg के डंबल ले लें। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्मोन्स भी निकलते हैं। जब जिम जाते हैं ना, सिर्फ जिम में जाने से एंडोर्फिन निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिम में सिर्फ जाने से, गपशप करने से ही, जिम में एंट्री का सोचते ही आपके पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वेट प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है, और अगर आप वेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हार्मोन भी नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो कमी है हमारे पूरे, मेरा ख्याल है, खित्ते में, वो विटामिन डी की कमी है हमारे जिस्म में। सही है। धूप से हम परहेज करते हैं। धूप के लिए हमने अपने कारों के ऊपर भी वो ब्लैक शीशे लगवा लेते हैं। धूप से बचने के लिए हम अपने सामने हाथ रख लेते हैं। हालांकि धूप से आपको विटामिन डी मिलता है। सही है। और अगर आपका विटामिन डी कम हो तो आपको अर्ली प्रोस्टेटाइटिस होगा, आपको इन्फ्लेमेशन होगी, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, और इसके साथ आपकी आर्टरीज में भी इन्फ्लेमेशन होगी, आपका कैल्शियम अनअब्जॉर्ब भी निकल जाएगा, या फिर आपके मुख्तलिफ जगह पे वो पथरी बनाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी ऐसे ही है जैसे आप एक धूप के पौधे को अंधेरे में रख दें और 15 दिन के बाद जाके उसकी जो शक्ल देखें, मुरझा जाएगा, चलता है वो, उसमें विटामिन डी की कमी। तो डी सबसे पहले पूरा करें, उसके बाद खुराक अच्छी रखें। लाजमी नहीं कि आप सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन खाएं, लेकिन डी बहुत कम हम लेते हैं। डी को पूरा करें और अपनी अंतड़ियों की सेहत को ठीक रखें। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं ऐसे लगता है जैसे लाइन कट गई। जब वो उस ज़िंदगी से हट के आते हैं तो लोग उनको सलाम करना भूल जाते हैं, लोग उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो ऐसे लगता है वो अपने फ़ोन को यूँ उठाते हैं और बार बार देखते हैं यार फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये कैफियत भी तारी होती है, ये भी तक बुढ़ापे के अलावा। सर्विस के दौरान आपने लोगों की खिदमत की है तो ये बिल्कुल आपके ऊपर तारी नहीं होगी। मैं ईद के रोज़ तकरीबन 500-600 लोगों के ईद मुबारक का जवाब इंडिविजुअली देता हूँ। मैं लोगों से कट ऑफ नहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर आपने लोगों के साथ ताल्लुकात रखे नहीं, आप अपने आप को उनका मालिक समझते रहे, उनका नौकर होने के बावजूद उनका अपना मालिक समझते रहे, और फिर आपने अपने इर्द गिर्द इस किस्म के लोग अटैच कर लिए जो आपको खुशामदी किस्म के लोग, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम लाजमी आएगा। तो ये तो एक अल्लाह ताला ने जो आपको जो ओहदा दिया होता है वो आपका इम्तिहान ले रहा होता है कि आपको ओहदा दिया है तो आप किस तरह से। इसका मतलब अफसरों को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लोगों के मुश्किलात को हल करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब अल्लाह से डरेंगे तो बंदों का भी ख्याल करेंगे, लेकिन करते नहीं है ख्याल। आपने मुझे बीच में काटा, बड़े इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा था कि हमारे 3 दिमाग होते हैं। एक तो क्रेनियल ब्रेन जो होता है, सही। दूसरा 1991 में जो डिस्कवर हुआ है, जो कल्ब के अंदर होता है ब्रेन, उसमें 40,000 न्यूराइड्स होते हैं, ये जो जैसे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं। एक फिर गट में भी ब्रेन है। अच्छा, गट ब्रेन कहते हैं। ये तीनों आपस में एक नर्व के जरिए, जिसको आवारा नर्व कहते हैं, वेगस नर्व कहते हैं, उसके जरिए जुड़े हुए हैं। अगर सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो लोग खरीद के खाते हैं, और यूरोप में तो 75% लोग खाते हैं। ठीक है। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको खुशी देता है, सही है, आपको मोटिवेट करता है, आपके इमोशनल ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन के पार्ट से मिलाता है। तो वो हमारी गट में बनता है, सही बात, कोलन में बनता है। 90% कोलन में सिंथेसाइज होता है, सही बात। और विटामिन B1, B2, B3, B6 नर्व्स के लिए ज़रूरी है, और आपके हाजमे वगैरह के लिए ज़रूरी है। ये सब आपके जो गट के अंदर बैक्टीरिया है, जिसको बायोम्स कहते हैं, वो बनाते हैं। वेरी गुड। तो इसलिए जैसी आपकी गट है
वैसी ही आपकी जहनियत होगी, वैसा आप सोचेंगे, उतनी आप स्ट्रेस लेंगे। इसलिए अपने गट का ख्याल करना बड़ा ही ये जरूरी आपने है। इतनी इन डेप्थ कैसे इन्वेस्टिगेशन की है, जो चीज़ें बताई हैं हमें तो उसका देखिए इल्म नहीं अपने है। बारे, मेरा हाँ, एक दोस्त है, हाँ, नर्सरी में होते हैं। हम्म, मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैंने कहा कि मोहिउद्दीन आपका आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने कहा जी सर ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैंने कौन सी गोली खाते हो? वो एक है गोली नीली जी। मैं कहा नहीं, कोई नाम नहीं, नाम नहीं, मैंने कहा मंगवा के दिखाना है। अच्छा, मैंने कहा उसको छोड़ो, जो मैं आपसे पिछले हफ्ते आड़ू ले गया था डिबार, उसकी जड़ों में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसके पत्ते भी ठीक नहीं है। वो सर मसले कोई नहीं है, आप 20% सोल्यूशन बनाएं थायोफिनेट मिथाइल का, और पानी के अंदर आप थोड़ा क्लोरोपाइरीफॉस डालें और एक फलां दवाई डालें, उस पर स्प्रे करें, ठीक हो जाएगा। मैं कि तुझे पौधे की तीनों दवाइयां आती हैं और डिटेल में पता है, तुझे अपनी दवाई का क्यों नहीं पता? फिर हम जब कोई नई चीज खरीदते हैं तो हम उसका यूजर मैनुअल खोलते हैं। सही बात है। और यूजर मैनुअल को हम फ्रेंच में नहीं पढ़ते, जर्मन में नहीं पढ़ते, हम उसको इंग्लिश या उर्दू में पढ़ते हैं जो हमें आती है। सही बात। लेकिन जो हमारा यूजर मैनुअल है वो हम उस लैंग्वेज में पढ़ते हैं जो हमें समझ नहीं आती। अच्छा सरमद साहब, ये भी बताएं कि अक्सर औकात जब लोग रिटायर होते हैं या बुढ़ापे की तरफ चलने लगते हैं तो अक्सर लोग स्लिप हो जाते हैं, वाशरूमों से गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, 3 दिन में। बाद में टूटते, हड्डी पहले टूटती है, गिरते बाद में है। अच्छा तो मकसद ये है उनके विटामिन डी की कमी से उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो हड्डी टूटती है तो गिर जाते हैं। अच्छा, और बाद स्लिप होने से भी टूटती है। तो इसके लिए बैलेंस की एक्सरसाइजेस करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये आपकी चीज को पकड़ के एक टांग के ऊपर खड़े हो जाएं, हाँ हाँ बिल्कुल उसके बाद सही, फिर आप दूसरी टांग के ऊपर खड़े हो जाएं। हाँ, तो बैलेंस की एक्सरसाइज करना उनके लिए इंतहाई जरूरी है। और दिमाग के अंदर जो तारे हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, नर्व हमारी बाकी जिस्म के जो बाकी जिस्म के जो आपके सेल्स हैं तो 120 दिन के बाद सब नए हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ब्रेन के सेल नहीं मरते, वो हमेशा रहते हैं। तो उनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में से तारे निकले, तार के ऊपर एक रबड़ चढ़ी होती है, उसे माइलिन शीट कहते हैं। वो रबड़ जो होती है, जैसे आम तारों की रबड़ होती है, वक्त के गुजरने के साथ ब्रिटल हो जाती है। तो जब हमारे दिमाग की नर्व्स के ऊपर से वो तारें ब्रिटल हो जाती हैं तो उस पे फिर हमारे रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और वगैरह। अच्छा सर, सर उसकी एक मिनट, उसको जो है ना विटामिन B1 ठीक हो गया। होती है। अच्छा, ये जो डिमेंशिया भी एक मर्ज है, ये भी इसी एज में होता है। ये अब ये जो सरकारी अफसर होते हैं जिंदगी में बहुत एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, यस बॉस नो बॉस, अब उसके बाद जब उसमें आते हैं तो दिमाग सोने लगता है। टाइम पे सोते नहीं है। अच्छा, जो 5 घंटे से कम नींद आप करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है, और फैक्टर्स भी होंगे, अच्छा, बहुत ज्यादा चांस है कि आपका अल्जाइमर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कम सोने से? कम सोने से, कम सोने से ये होता है कि जब आप रात को सोते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो 30 करोड़ सेल 1 मिनट में मरते हैं, उनकी लाशें साफ करने के लिए रात को जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उन लाशों को साफ करता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की। अच्छा। और जो ब्रेन के अंदर जो लाशें होती हैं जो कि वाइट सेल्स की होती हैं, ग्रे सेल तो नहीं मरते, वो और ताओ प्रोटीन और बीटा एम्लॉयड, वो आपके सिस्टम के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस वगैरह पे, और वहाँ पे वो प्लाक की फॉर्मेशन होती है, फिर आपकी मेमोरी स्लो। अच्छा सर साहब, ये बताएं ये मुझे कि 4-5 कौन सी चीज़ें हैं जो लोग रिटायर होते हैं उसके बाद उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी और मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी हैं, वो कुछ 4-5 चीज़ें बताइए। पहले तो डीप ब्रीदिंग, जिसके लिए आपको जगह नहीं चाहिए। ठीक है, आप बैठे हैं, डीप ब्रेथ लें, आप नाक लंबे लंबे सांस लें। नहीं, लंबे लंबे नहीं, हाँ, आपके सांस लिखे हुए हैं। आप अच्छा। जितनी जल्दी अपने सांस ले लेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए स्लो ब्रीदिंग करें, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करें, 4-5 सेकंड में ब्रीथ करें, 3-4 सेकंड उसको रोकें, फिर उसको 4-5 सेकंड में उसको एक्सहेल कर दें, फिर इनहेल कर लें। तो ये दिन में 2-3 दफा अगर आप करें तो उससे आपके, ये एक क्लिनिकली प्रूव्ड मेथड है स्ट्रेस कंट्रोल मैनेज करने का, और आपकी सेहत के लिए एक तो डीप ब्रीदिंग है, उसके बाद वॉक करें, रनिंग मत करें, आपके घुटने बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। रेगुलर वॉक करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक कर लें। कितनी को देर की वॉक? 15-20 मिनट, आधा घंटा काफी होता है। इससे ज्यादा में फिर आपके जोड़ डिपेंड करता है आपके फिजिकल फिटनेस कि आप शुरू से अगर करते आए फिर तो और ठीक है। हफ्ते में 2 दिन आप कोई 2 डंबल रख लें या जिम में चले जाएं, तो वेट प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपके जो मसल्स
वो कायम रहे। मसल आपके होंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे। शर्मा साहब, ये जो अक्सर लोगों को भूल जाता है, जिस तरह मैंने अभी कोई सोचा कि मैं, और वो भूलने की आदत, उसका नाम क्या था यार, वो बंदा मिला था वो क्या था, ये किस चीज़ का नाम? कोई ऐसी बात नहीं। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं एक दो वॉशरूम में गया तो अपने नहाने के लिए शावर लेने गया तो मैंने देखा, मैंने साबुनदानी में साबुन की बजाय ताला रखा हुआ था। अच्छा, यही बिल्कुल ये 22-23 साल की उम्र, तो मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से होते हैं जिनका दिमाग, एक कुछ लोगों का दिमाग खाली होता है, हाँ। उनको रास्ते भी बड़े याद रहते हैं। एक वो होते हैं जिनका दिमाग मुख्तलिफ चीज़ों में बिजी होता है। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, नॉर्मल। मैं तो आज आपसे जो गुफ्तगू की है, मुझे तो ऐसे लगता है मैं सरमद सईद के साथ, डॉक्टर सरमद सईद के साथ बैठा हूँ। आपने बड़ी माशाल्लाह डिटेल में बातें बताई हैं। होपफुली हमारे जो व्यूअर्स नाज़रीन हैं इसको पसंद फरमाएंगे। तो व्यूअर्स के लिए आखिरी एक भाषण दें, आप बताइए कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो इस जवानी में तो हम कुछ नहीं कर सके, बुढ़ापे में कुछ कर लें, कुछ शादियों से जोड़ते, शादियाँ कर लें 2-3, क्या उससे खुशियाँ मिलती हैं? बात यह है जवानों के लिए भी है कि ज़िंदगी 2 महीने की छुट्टियों की तरह गुजर जाती है। हाय 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 हाय, क्या बात कही। हम समझते हैं कि कज़न के घर पे जाएंगे और हम नथिया गली जाएंगे और ये छुट्टियां ख़त्म ही नहीं होंगी। जब छुट्टियां ख़त्म होने के करीब आती हैं तो आखिरी हफ्ते में हमें होमवर्क याद आता है। हाय हाय हाय। फिर हम एक कॉपी एक कज़न को देते हैं, दूसरी कॉपी दूसरे कज़न को देते हैं कि यार तू इसमें लिख दे, तू इसमें लिख दे। वो फिर होमवर्क सही होता नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को 2 महीने की छुट्टियां गुजारना समझना चाहिए और साथ साथ आप अपना होमवर्क करते रहें। अगर आप अपना होमवर्क करते रहेंगे तो बड़ी उम्र में आके कोई आपको परेशानी नहीं होगी और आपको लोगों के साथ भी गिला नहीं होगा। और एक और चीज़ भी तो है ना जी, कि हमारे यहाँ जो इस एज में ख़ास तौर पे अपने आप को मसरूफ़ रखने की, टेलीफोन आ गया। टेलीफोन, एक तो जवान नस्ल बहुत टेलीफोन यूज़ करती है, हर वक्त उनके सर होते हैं। मुझे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं कि जवान लड़के आ रहे हैं जिनको गर्दन की बीमारियाँ हैं, तो बूढ़े लोग भी बहुत टेलीफोन देखते हैं। टेलीफोन को इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि इसको ऐसे आप देखने की बजाय ऐसे देखने की आदत आती है। अच्छा, ताकि आपके सर्वाइकल का मसला सही रहे। ऐसे आदत डालें, ऐसे नहीं डाले। ये अगली जो नस्ल है उसको आप देखेंगे कि ये जीन्स में ट्रांसफ़र होता जाएगा और उससे अगली नस्लें टेढ़ी गर्दन वाली पैदा होंगी। सर बस सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी जवानी की और खूबसूरत रहने की और ताज़ा दम रहने की। और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन एक बड़ा अच्छा इनके साथ हमारा सेशन रहा। सरमद सईद साहब वैसे तो पुलिस के बहुत सीनियर अफसर हैं, लेकिन इसके साथ जिस तरह मैं इनको जिम में देखता हूँ, ये एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह ये डंबल उठाते हैं, जिस तरह इस लाइफ पैटर्न जिसे कहते हैं, वो मैं तकरीबन से मुलाकात रहती है, ऐसे लगता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिज़म जिसे कहते हैं, पुरुम्मीद रहना। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ें, अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करें। ये ना सोचेंगे बस, अक्सर बुढ़ापे में लोगों को ये होता है कि यार आगे ज़िंदगी क्या रहेगी, हमने तो बहुत कुछ ज़िंदगी देख ली। नहीं, आगे भी आप एक नया स्पैन ऑफ लाइफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उस पर अमल करें। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।